जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 समतल में गति मोशन इन अ प्लेन के कुछ बचे हुए टॉपिक करेंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम हिंदी में प्रक्षेप्य गति भी कहते हैं। ये एक ऐसा मोशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में न फेंक कर वर्टिकल से किसी अलग डायरेक्शन में फेंकते हैं। मतलब वर्टिकल से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फ्री मोशन करता है और अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाके गिरता है। हम इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब एक कैनन फायर करती है तो इसके जो बुलेट है वो उसका जो मोशन होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसी तरह से आपने देखा हुआ है, जब भी एथलीट किसी एरो को फेंकता है तो उसका जो एरो होता है वो जो मोशन करता है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे बच्चों तो हमको दो बात याद रखनी है। पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ग्रेविटी की वैल्यू सब जगह सेम मानते हैं। दूसरी बात, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने प्रक्षेप गति में पढ़ा, जब हम किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंकते हैं किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से, तो वो जो पाथ ट्रेस करता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब हम सबसे पहले मानेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हमने u वेलोसिटी से फेंका तो कुछ समय t बाद वो ऑब्जेक्ट p पॉइंट पर पहुंचा, और अब हम इसके लिए निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया था तो इसमें दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए और दूसरी क्षैतिज अक्ष के लिए। तो हम यहाँ पे पहले लेंगे क्षैतिज गति, इसकी क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलग अलग लिखते हैं तो हमने एक्स कंपोनेंट उसका पढ़ा हुआ है u cos थीटा होगा और उसका y कंपोनेंट जो होगा वो होगा u sin थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ux इक्वल्स टू u cos थीटा, जो x एक्सिस में ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, और इस एक्सिस में y होगा वो होगा u sin थीटा। अब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। अब यहाँ देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है u cos थीटा। यहाँ पर क्योंकि हमने पहले ही कंसिडर किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस में, क्योंकि एयर कोई फ्रिक्शन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम टाइम लेते हैं t। तो जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे वो मिलेगी एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स, एक्स अक्ष पर टी टाइम बाद ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू हमने अभी भी निकाली u cos थीटा इंटू टाइम प्लस 1/2। और क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन x एक्सिस में 0 होगा तो हम इसकी वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर करेंगे। अब हमें मालूम है 0 को गुणा किसी भी से भी करने पर वो 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा x इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी, और यहाँ से हम t का मान जब निकालेंगे तो हमें t का मान मिलेगा t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। इसे हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने टाइम की वैल्यू निकालने के बाद अब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे। तो वर्टिकल मोशन में uy इक्वल्स टू हमें मालूम है u sin थीटा होता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का काम कौन करता है, ग्रेविटी करती है। हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका और ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कौन लेके आ रहा है, ग्रेविटी लेके आ रही है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी पुट करी। और यहाँ पर मैंने एक साइन यूज़ किया है माइनस। ये क्यों किया होगा, ये इसलिए किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं
और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए यहाँ पे हमने ग्रेविटी को नेगेटिव लिया। अब इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है, वाई इक्वल्स टू यू वाई साइन थीटा के बराबर है, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह हम माइनस जी रख देंगे इंटू टी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू हमें मिलेगा u साइन थीटा, और क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू मालूम है जो है x अपॉन u कॉस थीटा, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा -1 अपॉन 2 g टी स्क्वायर बिकम्स x अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा y इक्वल्स टू u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे x टेन थीटा -1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टेन थीटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, और 1 अपॉन 2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं ए और बी। अब जब हम इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसे हिंदी में परवलयाकार भी कहते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो शेप होता है वो किसके जैसा होता है, एक पैराबोला की तरह होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के बाद अब हम निकालेंगे किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद वापस अपनी वर्टिकल प्लेन में मोशन करता हुआ सेम पोजीशन पे आ जाता है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब कभी वर्टिकल मोशन कर रहा हो और जीरो से स्टार्ट होने के बाद वापस वो जीरो में आने में जो उसको टाइम लगता है उसे हम उसका उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ली। यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है जीरो से और वापस आ गया जीरो पर, तो एस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम ग्रेविटी कर रही है तो जी कर देंगे, और टाइम को हमने यहाँ पे रखा कैपिटल टी, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और जैसा कि हमें मालूम है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। हम यूज करते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, यू वाई जैसा कि हमने रखा यू साइन थीटा, टी की जगह आ जाएगा एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह हम रखेंगे माइनस जी, और यहाँ पे टी आ जाएगा टी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू है इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये ट्रांसपोज करने के बाद, और यहाँ पे बचेगा u साइन थीटा इंटू टी। इस स्क्वायर से इस टी को हम कैंसिल कर सकते हैं, और क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के साथ जो भी वैल्यूज है उनको ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ बचेगा t इक्वल्स टू, यहाँ 2 डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2u साइन थीटा, और g यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिलेगा t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g। मतलब प्रक्षेप को इतना टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर जाने में और वापस उसी पोजीशन पर आने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। इससे पहले हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, अब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कोई प्रोजेक्टाइल अपनी इनिशियल पोजीशन से एक्स एक्सिस में
कवर करता है। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस को भी हम हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हैं। इसे हम क्षैतिज परास भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एस एक्स इक्वल्स टू आर हो गया, जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस है। टाइम पीरियड, अब यहाँ पे टी जो होगा, यहाँ पे जो टी होगा वो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम के वापस इस पोजीशन पे आया है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 होता है और यू एक्स की वैल्यू हमें मालूम है यू एक्स कॉस ऑफ थीटा। अब हम वापस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो होगी एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स की जगह हम रखेंगे आर और यू एक्स की वैल्यू हमें मालूम है यू कॉस थीटा इंटू टी यहाँ पर आ जाएगा अपना कैपिटल टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है तो 0 इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू यहाँ से आएगी यू कॉस थीटा इंटू टी, और हमें मालूम है जो टी होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। इससे पहले इक्वेशन में हमने निकाला था, यहाँ पे हम टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो r इक्वल्स टू हमारा होगा u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r जो होगा हमारा आएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब हमने एक मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। यहाँ पे 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो हमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है। तो हमें याद रखना है जब थीटा 45 डिग्री होता है। पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तब वो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो कुछ एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया वो। इसके बाद हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी हाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें मालूम है मैक्सिमम हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जिस तरह अगर हम किसी बॉल को फेंकें तो बॉल को फेंकने पर हम देखेंगे कि बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आना शुरू कर देगा। इसलिए हम वी वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0, और ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली जो स्पीड से फेंका था वो था u साइन थीटा, तो हम यहाँ पुट करेंगे u साइन थीटा। और यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ग्रेविटी कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस वाई की जगह हम पुट करेंगे मैक्सिमम हाइट जो होगी h। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हम यहाँ y एक्सिस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे y ले लेंगे हम। अब इसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसा कि हमने फिर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी वाई की वैल्यू होगी 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस विच इज यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, ये होगा माइनस का g, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस का g इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस विच इज h। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब हम जब ये -2gh की वैल्यू को राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्योंकि हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो हम इस 2g को
लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे फाइनली h की वैल्यू आएगी h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 रखें तो हमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस में मोशन करता हुआ दिखेगा, और अगर हम इस थीटा की वैल्यू को 90 रखें जो मैक्सिमम होती है तो ऑब्जेक्ट जो होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूमता है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर मोशन करती है या सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मोशन करती है, तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मोशन करता है और सरकमफ्रेंस पे मोशन करते हुए वो यूनिट टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है सर्कुलर पाथ के अलोंग। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक एथलीट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं जो कार है वो एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, तो हम इस मोशन को भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी प्रकार हमने देखा होगा जब हम झूले में झूलते हैं तो झूले में जो झूला होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन करता होता है, लेकिन जो मोशन कार का है वो मोशन एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन दोनों मोशंस क्या हैं? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन को अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इसमें बहुत यूजफुल होते हैं। इसमें पहला टर्म है टाइम पीरियड, जिसे हम आवर्तकाल भी कहते हैं। आवर्तकाल वह समय होता है जिसमें कोई वस्तु जो सर्कुलर मोशन कर रही हो वो एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कोई ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगाता है वो होता है इसका टाइम पीरियड। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट वो होगी सेकंड, क्योंकि ये क्या है? एक्चुअल में ये समय ही है। एक सर्कुलर मोशन करने में जो ऑब्जेक्ट ने टाइम लगाया है वही टाइम पीरियड है, तो ये हो जाएगा सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 t। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को कैपिटल T से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्ति भी कहते हैं। इसको न्यू से डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, इसे न्यू से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है वो अपन समझते हैं। एक यूनिट टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन करता है जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब आवृत्ति के पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आवृत्ति और आवर्तन काल में यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। अब हमने पढ़ा था टाइम पीरियड क्या था? कोई एक ऑब्जेक्ट का एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी परिक्रमा करता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, एकांक समय में कितने रिवॉल्यूशन करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? 1/t। ये एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। इसकी यूनिट अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगी सेकंड इनवर्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है, इसलिए हमने इसको कहते हैं हर्ट्ज। इसको डिनोट किया जाता है Hz से। अब इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 t-1,
क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में टी आ रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है, और किसी टाइम पर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उसने उस टाइम पर वो कितने कोण से घूमा है उसे हम कहेंगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। इसे हम डेल थीटा से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे चौथा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे अगर वो मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आता है उसे हम कहते हैं कोणीय वेग। इसे हम इस ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ से जब हम विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन क्या था, एक कोण था, और एक कोण बटे समय, तो इसकी यूनिट जो होगी रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी यूनिट होगी रेडियन। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जो होगा m0 L0 t-1, क्योंकि हमें मालूम है रेडियन एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे हम कोणीय त्वरण भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो और सर्कुलर मोशन करने पर अगर वो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से अलग अलग टाइम पर मूव कर रहा होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। यहाँ पे अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और क्योंकि हमें मालूम है रेडियन डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और सेकंड का स्क्वायर अपना डिनोमिनेटर में होगा, तो वो हो जाएगा m0 L0 t-2। अब हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है वो। अगर हम माने एक ऑब्जेक्ट है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड हमें मान लें कैपिटल T, और उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं म्यू, तो हम इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम है एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी तो आ जाएगा ओमेगा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम की जगह t। अब हमें एक रिलेशन मालूम है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो हम यहाँ पे अपन 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी न्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई। ये होता है रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का, और ये है रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसकी हर एक पॉइंट पर रेडियस को चेंज करने पर उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी लेकिन उस ऑब्जेक्ट की सेम रहती है। तो यहाँ पर हम करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम डेल थीटा से नोट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, जैसा कि हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वो फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा यहाँ पे डेल एस अपॉन आर। अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड डेल टी से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन आर। अब हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने यहाँ पे डेल एस से नोट किया है, ये होगा लीनियर वेलोसिटी इंटू 1 अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा रिलेशन मिलेगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसा कि हमें मालूम है v इक्वल्स टू ओमेगा आर के बराबर होता है, और अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बन जाएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर। और हमें मालूम है r यहाँ पर कांस्टेंट है,
तो अपनी एक्सप्रेशन बनेगी dv/dt इक्वल्स टू r d/dt। हमें मालूम है dv/dt होता है लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू r और d/dt होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बच्चों, हमें उम्मीद है आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप अब इन सारे टॉपिक्स के एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हैं इनको आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।